प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। देश की राजनीति को किनारे पर रखते हैं और दुनिया की राजनीति पर बात करते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, चाहे आर्थिक दृष्टि से कहें चाहे सैन्य दृष्टि से कहें, उसने अपने आने वाले भविष्य को लेकर फैसला ले लिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज थी और पूरी दुनिया में इस चुनाव को लेकर उत्सुकता थी। खासतौर पर उत्सुकता इस बात को लेकर थी कि जो शख्स 4 साल तक राष्ट्रपति रह चुका है और पिछली बार जनता के स्तर पर खारिज हो चुका है, क्या वह इस बार जनता के द्वारा स्वीकार हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप महज राष्ट्रपति के रूप में चर्चित नहीं रहे, उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही हमेशा चर्चाओं में बनाए रखता है। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप जिनके संदर्भ में एक समय पर उम्मीद ये थी कि वह जेल में दिखाई देंगे, उनके संदर्भ में आज जो नतीजे आए हैं वो फिर व्हाइट हाउस में पहुंचा रहे हैं। हमारा आज का विषय है फिर एक बार यूएस में ट्रंप सरकार। कैसे हो गया ये करिश्मा? जिस शख्स को बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले की तर्ज पर 2020 में व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा था और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने दी एंड की कहानी ट्रंप के साथ में बताई थी, उन ट्रंप ने धमाकेदार वापसी की है। इस बार उन्होंने 2016 के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी जीत हासिल करने में सफलता हासिल की। बड़ी जीत इसलिए है कि जब 2016 में हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय पर उनकी जीत इलेक्टोरल वोट के रूप में थी, लेकिन मतदाताओं के स्तर पर अगर पसंद की बात की जाए तो हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले तकरीबन 20 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। अर्थात आम नागरिक की पसंद हिलेरी क्लिंटन थी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के चलते राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए दिखाई दिए। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप जनता के सीधे मतदान की बात करें तो भी जीत रहे हैं और अगर इलेक्टोरल वोट के आधार पर बात करें तब भी एक ठीक ठाक किस्म की जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अभी औपचारिक रूप से जीता हुआ घोषित नहीं किया गया है, पर डोनाल्ड ट्रंप विक्टोरियल स्पीच दे चुके हैं और दुनिया के तमाम देश डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने में कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए दनादन बधाई दिए जा रहे हैं। और बधाई देने वालों में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल है। तो कुल मिलाकर आज हमें बातचीत इस बात पर करने की आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये करिश्माई जीत हासिल करने में सफल कैसे रहे, और जीत तो गए पर इस जीत का प्रभाव आने वाले वक्त में क्या रहेगा। अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और भारत के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। बड़ा संजीदा विषय है। इस संजीदा विषय का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में यशवंत देशमुख है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में क्या कुछ रुझान है इस पर समय समय पर वो हमारे साथ जुड़ते हैं। सी वोटर के संस्थापक हैं। हमारे साथ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी साहब हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। अमेरिका की कमान किसके हाथ में, इससे दुनिया में सैन्य गतिविधियां किस अनुसार संचालित होंगी, दोनों का बड़ा नजदीकी संबंध रहता है। सोढ़ी साहब उस पर रोशनी देंगे। हमारे साथ में गणेश करजी हैं, संस्थापक हैं, नाचा के शिकागो से हमारे साथ खासतौर पर जुड़ रहे हैं। अमेरिका में रह रहे लोग और खासतौर पर प्रवासी क्या महसूस कर रहे हैं ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। और इन सब के बीच में ब्रह्मदीप अलूने जी भी हमारे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। ऐसे जब भी मसले होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम जो है वर्तमान में गणेश करजी से ही करते हैं और गणेश करजी से समझने की कोशिश करते हैं ये जीत कितना चौंका रही है, ये जीत कितना हैरत में डाल रही है और ये जीत कितना डरा रही है। गणेश करजी, आपने म्यूट कर रखा है। गणेश करजी, उसे अनम्यूट कर दें। जी सॉरी। नमस्कार हिमांशु जी। पहले तो आपको भी बधाई कि यूएस का जो वर्ल्ड का जो इलेक्शन है पीसफुली हुआ और रिजल्ट आप सबके सामने है। हमारे जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है दैट्स डोनाल्ड ट्रंप एंड बहुत अच्छा एक नेरेटिव है उनका, जो उनसे जो 4 साल पहले उन्होंने जो लीड किया था। उनके जीतने का जो मेन मुद्दा है
5 पॉइंट है जो मैं थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, जो जी। उनके मैनिफेस्टो में था, जो ग्लोबल पीस का, कि नो इन्वॉल्वमेंट इन द बार। और उन्होंने ये बोला है कि अगर सत्ता में आता हूं तो मेरा जो एजेंडा रहेगा, आई विल स्टॉप द बार बिटवीन द यूक्रेन एंड रसिया। तो क्या हो रहा है कि उसके कारण से ग्लोबल क्राइसिस के कारण से बहुत ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो यूएस में पड़ता है, बाकी अदर कंट्रीज में पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, एक बहुत बड़ा रीजन था। लोग नहीं चाहते अमेरिका जैसा कंट्री किसी वार में इन्वॉल्व हो और यहाँ के टैक्स पेयर का पैसा वहां पर इन्वॉल्व हो। दैट वाज द वन ऑफ द रीजन। एंड सेकंड इज द इमिग्रेशन, कि डोनाल्ड ट्रम्प और डेमोक्रेटिक का जो मेन व्यू है, डेमोक्रेटिक ऑलवेज दे प्रमोट द नॉन इमिग्रेंट, जो इलीगल इमिग्रेंट आते हैं उनको ज्यादा प्रमोट करता है। बट इसके रिवर्स में डोनाल्ड ट्रम्प ऑलवेज सपोर्ट द लीगल इमिग्रेंट। जैसे जो भारतीय मूल के 10 लाख से ज्यादा लोग आज ग्रीन कार्ड वेट कर रहे हैं, एंड डोनाल्ड ट्रम्प एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता दिया जाए, ऐसे लोगों को नागरिकता दिया जाए। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस बार जीत के लिए। और दूसरा जो उनका बैकग्राउंड है, बिजनेस बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्मेशन का बात करते हैं। आज जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से वी नीड वन ग्लोबल लीडर जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वर्ल्ड के साथ साथ अमेरिका में भी लेके आए। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था उनका जीतने का। उसके बाद एक एंटी इनकम्बेंसी था, जो कि लास्ट 4 साल में, जैसे कमला हैरिस जी भी, सी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट बाइडन, उतना कोई सॉलिड ग्लोबल लेवल पर डिसीजन नहीं लिया गया, जिसके कारण से लोगों में एक निराश था यहाँ पर अमेरिका में। वो भी उनको एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। और जो सपोर्ट था, जो 7 स्विंग स्टेट का जो सपोर्ट था, जो उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी था, वो सारे 7 स्विंग स्टेट में इस बार बहुत ज्यादा फोकस था। लास्ट इलेक्शन में सिर्फ एक स्टेट में जीते और 6 स्टेट में हार गए। इस बार सातों के सातों स्विंग स्टेट डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट किया। उसका रीजन भी ये है कि उनका स्ट्रैटेजी। दूसरा, सपोर्ट फ्रॉम द रूरल पार्ट ऑफ द अमेरिका, जो नेटिव अमेरिका, दे सपोर्टेड बिकॉज ही वाज टॉकिंग अबाउट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और जो लेटिनो, जो हमारे लैटिन अमेरिका के जो वोटर है, दे ऑल्सो सपोर्टेड दिस टाइम। सो दिस इज ऑल दी फैक्टर दैट मेड हिम अगेन वॉन दिस इलेक्शन। गड़ेगड़ ये मूल बात तो समझाइए। डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद आक्रामक व्यक्तित्व है, कब क्या कर देंगे कोई यकीन नहीं कर पाता। डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमेरिका का आम आदमी आश्वस्त है या आशंकित है, इतना समझाइए। नहीं, आश्वस्त है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प यस एग्रेसिव हैं और कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो कि पीपल दे डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द ग्लोबल लीडर। बट अगर आप 4 टर्म उनका देखेंगे तो एक उतना, मतलब एक स्टेबल गवर्नमेंट था उनका। हालांकि कोविड और ब्लैक लाइफ मैटर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया उनके 4 साल के रूल में, बट ओवरऑल जो अमेरिका जनता है, दे स्टिल बिलीव ऑन डोनाल्ड ट्रम्प लीडरशिप जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड। एंड 4 साल एक अच्छा रहा जिसमें कि उतने कोई चैलेंजेस अमेरिका को फेस नहीं करने पड़े। गणेश जी का कहना है। मेरे साथ में यशवंत देशमुख जुड़े हुए हैं जो इस समय वॉशिंगटन डीसी में ही मौजूद है। तो यशवंत जी, आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम या एक बार फिर आकलन गलत साबित हो गया? एग्जिट पोल को लेकर भारत में आजकल कहानियां कई चलती हैं। अमेरिका के संदर्भ में यशवंत देशमुख कुछ बताने की स्थिति में है, और डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में हम अपनी शुरुआती बातचीत में कह रहे थे, लोग उम्मीद करते थे कि यह व्यक्ति जेल में दिखेगा, ये व्यक्ति फिर से व्हाइट हाउस में दिखने जा रहा है। आज स्वयं इस बदलाव को लेकर निजी तौर पर कितने अचंभित हैं, और यह बदलाव हुआ तो क्यों हुआ? ये कह रहा था हिमांशु जी कि यहाँ पे हमको एग्जिट पोल या आंकड़ों में समस्या इसलिए नहीं होती कि भारत की तरह यहाँ पे जबरदस्ती वोट को सीट में कन्वर्ट करने का कोई सिरदर्द नहीं है। जो वोट है उसी के हिसाब से उस राज्य की सारी सीटें उसी तरफ है, तो इसलिए बहुत आसान हो जाता है हमारा काम। ये 5वां चुनाव है अमेरिका में सी वोटर के लिए काम करते हुए, और अभी तक ये समस्या हमको नहीं आई। लेकिन इस चुनाव और इसके नतीजों ने जो जनादेश अमेरिका का आया है हिमांशु जी, ये बहुत ही गंभीर जनादेश है तमाम तरीकों के लिहाज से जी। मेरा अपना मानना यह है कि जो एक लेफ्ट लिबरल साइड है यहाँ की राजनीति की, वो इस समय जमीन की राजनीति से इतना कट चुकी है कि वो अपने ही अलग फंतासी दुनिया में फंतासी किस्म के मुद्दों में पड़ी हुई है।
कल एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस देश के गरीब ने रिपब्लिकन को वोट दिया है और इस देश के अमीर ने डेमोक्रेट पार्टी को वोट दिया है। अब अगर आप पार्टियों की इमेज से सोचें तो कभी हम इसको कल्पना कर सकते हैं क्या? रिपब्लिकन्स को अमीरों की पार्टी माना जाता रहा, डेमोक्रेट्स को गरीबों की पार्टी माना जाता रहा। कारण उसका बहुत साफ है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं ने निश्चित तौर पर वोट दिया कमला हैरिस को, क्योंकि उनके लिए गर्भपात वाला मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा यहां पे बन के निकल के आया महंगाई का, बेरोजगारी का। उससे बड़ा मुद्दा यहां बन के आया जो यहां पर अवैध घुसपैठिए इस मुल्क में आ रहे हैं, उनसे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति खराब हो रही है वो। इन मुद्दों को उठाते समय हमेशा डेमोक्रेट्स ने यहां के मतदाताओं को, डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे तो चलता है, लेकिन एक स्थिति यह आ गई हिमांशु जी कि डेमोक्रेट्स ने उन मतदाताओं को गाली देना शुरू कर दिया जो डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन कर रहे हैं। ये वैसी स्थिति आ गई जैसे भारत में बहुत बड़ी तादाद में मध्यमार्गी मतदाता जो मोदी के प्रशंसक थे, उनको लेफ्ट लिबरल्स ने संगी संगी संगी, राइट विंग कह करके इतनी गालियां दी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमको भक्त कह रहे हो, हम भक्त ही सही। अंत में पता लगा कि 40% भारत जो है वो आज भक्त की श्रेणी में आकर के एक कोने में खड़ा है। तो ये स्थिति यहाँ के एक लेफ्ट लिबरल उसकी एक ऐसी बना दी गई। एक और आपको एग्जांपल दूंगा हिमांशु जी, पिछले कुछ महीनों से आपने और हमने सबने स्क्रीन पर अमेरिका के सारे बड़े विश्वविद्यालयों में लाख हजारों की तादाद में फिलिस्तीन के पक्ष में समर्थन में लोग निकल रहे हैं, इजराइल को गालियां दे रहे हैं और सब ये चल रहा था। ऐसा लगा कि अमेरिका के चुनाव में फिलिस्तीन बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। सच्चाई क्या हुई? कल एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं केवल 100 में से 4% लोगों ने विदेशी मुद्दों के ऊपर वोट दिया और उनमें से 3% लोगों ने ट्रंप को वोट दिया। इसका मतलब क्या है? केवल 1% वोट थे जो जिन्होंने विदेशी मुद्दों में या फिलिस्तीन के नाम पे वोट कहीं पड़ा होगा। लेकिन जो माहौल बनाया गया ऐसा लगा, और अभी तक मैं देख रहा हूं कि यहाँ के चैनलों में जो लिबरल चैनल्स हैं उनमें अभी तक इस बात पे डिस्कशन हो रहा है कि अब ट्रंप के आने से फिलिस्तीन के मुद्दे को कितना बड़ा नुकसान पहुंच गया। अरे फिलिस्तीन के मुद्दे को जो नुकसान पहुंचेगा, पहले ये देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास में घर चलाने का पर्याप्त आय नहीं है, हमें घर चलाना मुश्किल हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो रही है, जो वो अपनी अर्थव्यवस्था देखेंगे कि फिलिस्तीन का मुद्दा देखेंगे आपके लिए जाकर के। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक अजीबो करीब तरीके का शीश महल मुद्दों का तैयार कर लिया है डेमोक्रेट्स ने। उससे वो इतना कट गए हैं कि उनके जो कोर वोटर हैं, कोर से मेरा कहने तात्पर्य है, आप देखिए, अगर मैं आपको हिमांशु जी अभी से 1 महीने पहले बोलता कि बहुतायत में, बहुमत में लैटिनो वोटर इस बार रिपब्लिकन्स को वोट देने वाले हैं, आप मेरी बात का यकीन नहीं करते। अगर मैं आपको कहता कि वो अश्वेत मतदाता जो 100 में 2-3 लोग देते थे कभी रिपब्लिकन्स को वोट, वो आज की तारीख में 100 में 20 दे रहे हैं, तो आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते। 100 में 90 से ऊपर जो भारतीय मूल के मतदाता जो वोट देते थे डेमोक्रेट्स को, वो ऑलमोस्ट 100 में 35, 36, 37 अब इस समय रिपब्लिकन्स को वोट दे रहे हैं। तो ये डिस्कनेक्ट हो गया है बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो मुझे लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया डेमोक्रेट्स ने अपने इन सारे मतदाताओं को, बिना ये जाने कि उनकी जिंदगी वास्तव में बहुत दूभर हो रखी है, महंगाई छप्पर फाड़ करके आसमान पे निकल चुकी है, और उनके लिए इमिग्रेशन का मुद्दा ये उनकी नौकरी से जुड़ा है, उनके परिवार की हिफाजत से जुड़ा है, और इन मुद्दों को उठाने वाले लोगों को आप गार्बेज कहकर नहीं ट्रीट कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि जो रिपब्लिकन्स के लिए वोट कर रहा है वो गार्बेज है, वो राइट विंग है, वो अतिवादी है, वो दक्षिणपंथी चरमपंथी है। ये कैंसिलेशन के कल्चर को निभाते निभाते डेमोक्रेट खुद कब कैंसिल हो गए ये उनको नहीं पता। मैं 3 मुद्दों पर यशवंत जी थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा बारी बारी से। ये जो परिणाम आया है इसने उन उम्मीदों को एक बार फिर नकार दिया कि विश्व की महाशक्ति का नेतृत्व कोई महिला कर सकती है। जो अमेरिका का 250-250 साल का इतिहास है, उसमें आज भी इस बात का इंतजार है कि कोई महिला इस देश की कमान संभाले। हिलेरी क्लिंटन के बाद कमला हैरिस भी नाकाम हो गई। क्या एक महिला को इस लायक अभी भी अमेरिका का समाज मानने के लिए तैयार नहीं है कि वह
देश का नेतृत्व कर सकती है। ये कहा गया था एक इंटरव्यू में कि न्यूक्लियर बटन दबाना होता है, क्या तुमसे दब जाएगा? तो आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस मानसिकता के साथ अभी भी अमेरिका समाज मौजूद है? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो आपसे इस चुनाव के संदर्भ में जानने का है कि डोनाल्ड ट्रंप जब 2020 में चुनाव हारे, उसके बाद से एक लंबी कानूनी लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ी। तमाम किस्म के आक्षेप उन पर लगे, तमाम किस्म के आरोप उन पर लगे, जिसमें गोपनीय दस्तावेजों को घर से ले जाने जैसे भी संगीन आरोप थे। कैपिटल हिल पर हिंसा के संदर्भ में भी उन पर मामला लगा। एक पोर्न स्टार का मुंह बंद करने के लिए रिश्वत देने जैसे भी संजीदा आरोप लगे। क्या इन आरोपों ने डोनाल्ड ट्रंप को जनता के बीच एक प्रताड़ित व्यक्ति की छवि के रूप में खड़ा किया या एक चालाक आदमी के रूप में खड़ा किया? दूसरा, इस बात को समझना है। और तीसरा आपसे जानना यह है कि क्या जो बाइडेन और कमला हैरिस का कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप को लाने की वजह बना? डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं या जो बाइडेन कमला हैरिस चुनाव हारे? जरा तीन विषयों पर आपकी टिप्पणी मिले तो फिर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों बातचीत करने के लिए अपने बाकी मेहमानों के पास जाए। शुरू करता हूं बहुत जल्दी से। मुझे लगता है कमला हैरिस के साथ में ये जाती हुई कि उन्हें 4 साल के जो बाइडेन का कार्यकाल था, उनकी सारी गलतियों का ठीकरा उनके सर पे फूटा। वो बेचारी ये भी नहीं बोल पाई कि मैं अलग, अगर राष्ट्रपति बन गई तो मैं अलग ये करूंगी। बार बार उनसे पूछा जाता था, वो कहती थी कि नहीं मैं तो इसी नीति पे चलूंगी। तो जो नीति अगर फेलियर की नीति है, अगर आप वो बोलेंगी तो मजबूरी है। उनको समय नहीं मिला, इस बात के लिए मुझे उनसे सहानुभूति है। तो ये तो पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरे सवाल का जवाब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने दरअसल यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को पाया कि वो जैसे भी हैं, गुड बैड अगली, अच्छे बुरे, खलनायक भलमानस जो भी हैं, वो आपके चेहरे पे हैं। आप जैसे भी देखना चाहें, उनमें डुप्लिसिटी नहीं है। उनको देखने में कहना कुछ करना कुछ नहीं है। वो गाली भी देंगे तो मुंह पे देंगे। लेकिन लोगों की राय कमला हैरिस के बारे में ये नहीं थी। लोगों ने कहा कि हम इनको जान ही नहीं पाए, ये क्या हैं? ये एस्टेब्लिशमेंट की कैंडिडेट हैं, ये ट्रंप, ये बाइडेन की कैंडिडेट हैं, ये ओबामा की कैंडिडेट हैं, डेमोक्रेट्स की हैं, किस चीज की कैंडिडेट हैं? लोग समझ ही नहीं पाए उस बात को। ट्रंप के साथ में यह है कि अच्छा है, जो बुरा है, जो भी है वैसा आपके सामने है। तो मुझे लगता है एक उसका उनको लाभ मिला। तीसरा, उनके जो मुकदमों में उनको लगातार फंसाने की बात हुई, लगातार जो बात हुई, उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी लगी कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे पड़ा है। और एस्टेब्लिशमेंट जब पीछे पड़ा तो जब उनके ऊपर यह बात हुई कि गोपनीय दस्तावेज वो ले गए, तो गोपनीय दस्तावेज की बात जो है बाइडेन साहब के ऊपर भी आ गई। अब उनके लिए कहा गया कि नहीं वो भूलने लगे हैं, इसलिए वो दस्तावेज घर में रख के भूल गए। ये बात लोगों को गले नीचे ठीक से नहीं उतरी कि वो तुम करो तो लीला, हम करें सो पाप वाले अंदाज में ट्रंप के ऊपर बहुत सारी चीजें उस तरीके से लागू हुई। लेकिन मुझे लगता है कि विमर्श जो है यहाँ का राजनीतिक विमर्श, ये सीखने की बात ये है हिमांशु जी की ये 2024 का साल दरअसल चुनावों का साल माना गया। आपने इस पर चर्चा अलग से की। करीबन 60 से ज्यादा मुल्कों में पूरी दुनिया में चुनाव हो रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो इस समय यूरोप के कई सारे राज्यों में दक्षिणपंथी सरकारें, राइट विंग सरकारें बनी। यहां तक कि स्कैंडिनेवियंस में भी, मुल्कों में भी जो है राइट विंग सरकार बन गई, जो कभी कल्पना के परे था। मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबली एक समस्या से लेफ्ट लिबरल्स गुजर रहे हैं, और वो समस्या उनकी ये है कि वो मान के चलते हैं कि अगर हिमांशु जी मेरी हां में हां मिला रहे हैं तो वो लिबरल हैं। अगर 10 में से 9 में हां मिलाया, लेकिन एक जगह पे उन्होंने कहा कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, तो हिमांशु जी तुरंत मेरे लिए दक्षिणपंथी, चर दक्षिणपंथी, दूर दक्षिणपंथी और ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अब मैं अपने आसपास कहीं फटकने नहीं दूंगा। तो ये मुझे लगता है कि राजनीतिक विमर्श में लेफ्ट लिबरल्स के, बराक ओबामा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक बोली थी 4 साल पहले, और उन्होंने ये बात बोली थी कि लेफ्ट लिबरल्स आर बिहेविंग लाइक अ सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड, कि वो गोल गोल चल रहे हैं और एक दूसरे को गोली मारते जा रहे हैं। तो इस पीठ के पीछे मेरे गोली पड़ेगी अगर, तो मैं तो कोने होकर के अपने आप को राइट विंग घोषित कर ही दूंगा, नहीं मंशु जी? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रीबूट का बटन इस ग्लोबल लिबरल उसमें कहीं ना इनको दबाने की जरूरत है। और इस कैंसिलेशन की जो प्रोसेस है ना, कैंसिल कल्चर जिसे कहते हैं, ये समाज का विभाजन जिस तरह से कर रही है, आज अमेरिका का समाज जिस तरीके से बिटरली डिवाइडेड है, कड़वाहट के साथ में बटा हुआ है, मुझे लगता है
बहुत आसानी से लिबरल्स उसका दोषारोपण ट्रंप के ऊपर करते रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है समाज के विभाजन का अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है यहां पर तो वो लिबरल राजनीति और कैंसिल कल्चर है, बजाय इसके कि दक्षिणपंथी को ठहराए। एक विषय अनुत्तरित रह गया, महिलाओं के संदर्भ में अमेरिका समाज का नजरिया। शिकायत रही है दुनिया को ज्ञान देने वाला यह देश महिलाओं को स्वयं के संदर्भ में कमतर आंकता है। एक बार फिर परिणाम उसकी पुष्टि करता है। वाकई ऐसा है, पर ट्रंप ज्यादा बेहतर थे इसलिए कमला हैरिस खारिज हो गई, या कमला हैरिस महिला थी इसलिए खारिज हो गई। मुझे लगता है दोनों बातों में सत्यता है। उनको 200-250 साल लग गए एक अदद अश्वेत राष्ट्रपति बनाने में, चुनने में, या मतलब वंचित तबके से किसी को बनाने में जी। उनको इतने 200-250 साल लग गए कैंडिडेट देने में महिला में। हमारे यहाँ तो आजादी के 30 साल के अंदर हमने एक महिला को प्रधानमंत्री चुन के बैठा दिया, और 70 साल के अंदर हमारी प्रथम महिला जो है फर्स्ट जो प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति पहला नागरिक जो है वो महिला है हमारे यहाँ पर जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि कमला हैरिस इसलिए हारी कि वो, इसलिए नहीं कि वो महिला है वो हारी, मेरा मानना है वो कैंडिडेट सही नहीं साबित हुई, उनकी पार्टी से गलतियां हुई, इसलिए उन्हें अपनी पार्टी का सलीब ढोना पड़ा, गलत नीतियों का सलीब ढोना पड़ा। अगर आपकी पार्टी सही चलेगी और अगर आप कैंडिडेट सही हैं, सही मुद्दों को आगे लेके आएंगे तो चुनाव जीतेंगे। केवल इसलिए आप चुनाव नहीं जीत सकते कि आप महिला हैं, केवल आप महिला। ये यशवंत जी कह रहे हैं। अपने दर्शकों के लिए कुछ और रोचक जानकारी भी साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में कमला हैरिस दूसरी महिला प्रत्याशी थी। प्रत्याशी, जीता तो कोई भी नहीं, पर ये दोनों ही प्रत्याशी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवारी पाने में सफल रही हैं, हिलेरी क्लिंटन और अब कमला हैरिस। रिपब्लिकन पार्टी से अभी तक किसी महिला ने वो अधिकार नहीं पाया जिसमें वह अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तुत कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप को निकी हेली चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे, पहले झटके में ही आउट हो गई। कुल मिलाकर एक संदर्भ है। और दूसरा संदर्भ यह है, मैं जय सोडी साहब के पास जाऊं उससे पहले अपने दर्शकों के लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप ने 132 साल बाद इतिहास रचा है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले 45वें थे, 40वें जो बाइडेन थे, 47वें फिर डोनाल्ड ट्रंप होने जा रहे हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिसने पहला चुनाव जीता, दूसरा चुनाव हारा और तीसरा चुनाव जीता। ये जो कहानी है ये इससे पहले ग्रोवर क्लीवेलैंड के द्वारा हुई थी, जो 1884 में चुनाव जीते, 1888 में हारे और 1892 में जीते। तो कुल मिला के एक संदर्भ। और इसके बीच में सोडी साहब मेरे साथ में हैं, तो सोडी साहब माने इस जीत के साथ में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम बस कुछ घंटों की बात है या बहुत देर लगेगी? चुनाव में कहना आसान है और जमीन पर कर गुजरना बड़ा कठिन होता है। कैसा देखते हैं सोडी साहब आने वाले समय को दुनिया के स्तर पर आप डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद? सोडी साहब उसे अनम्यूट कर देंगे आप भी। हाँ जी जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है जी। जैन डॉक्टर हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। 1994 में शाहरुख खान की पिक्चर आई थी जिसका नाम था बाजीगर, और उसमें एक डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ। वो डायलॉग था, जो हार के जीते उसे बाजीगर कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 का इलेक्शन हार के जो अब 2024 का इलेक्शन जीता है, वाकई में उन्होंने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि वो बाजीगर है। और हमने देखा उनकी कई चुनावी रैलियों में डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बात बार बार बोलते रहे, जो कि अमेरिकी नागरिकों की को बहुत अच्छी लगी भाई, वो ये थी कि अब अमेरिका कोई भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, और जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा दूंगा। हालांकि आपने सही कहा कि चुनावी वादे करना और हकीकत में उसे बदलना में बहुत अंतर होता है, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अमेरिकी नागरिक इस बारी जो दो बड़े युद्ध इजराइल हमास और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो अरबों डॉलर उन पे खर्च किए जा रहे हैं और उसकी महंगाई की वजह से वो जूझ रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति की शपथ लेंगे वो पहला काम करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए। और मेरे को उम्मीद है कि वो बहुत ही जल्द इस युद्ध को खत्म करा देंगे। जहां तक इजराइल हमास की बात है डॉक्टर हिमांशु जी, ऑलरेडी जो खबरें आ रही हैं कि इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कुछ खास सफलता नहीं मिल रही है,
और उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में अपनी 3 ब्रिगेडों को वापस बुला लिया है और 1-2 हफ्ते के अंदर हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का सीज फायर हो जाएगा। तो जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो अपने वायदे पे अटल रहेंगे और वो इस रूस यूक्रेन युद्ध को जल्दी खत्म कराएंगे। और एक और बड़ी चीज जो ये करेंगे, अपने अगले कार्यकाल में वो अमेरिका को किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेने देंगे, क्योंकि आज की तारीख में जैसे हम बात करें डॉक्टर हिमांशु जी, दुनिया में 13 युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिसमें अमेरिका का सीधा सीधा हाथ है। तो जो मैंने शुरू बताया, जो अमेरिकी टैक्स पेयर का अरबों डॉलर बर्बाद हो रहा है इन युद्धों पे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप वो गलती नहीं दोबारा होने देंगे। अच्छा, एक बार बताइए सोडी साहब, आप इस भरोसे के साथ में हैं कि जैसे ही वो शपथ लेंगे रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, तो ये रूस यूक्रेन युद्ध रुकने का फायदा किसको होने वाला है, यूक्रेन को या रूस को? क्योंकि मेरा अगला सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक बार इसका उत्तर आप दे पाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसे है कि आज की तारीख में रूस ने यूक्रेन की 17% जमीन पे पूरा कब्जा किया हुआ है और उसने अपने संविधान में अमेंडमेंट करके इस 17% जमीन को अपना एक अंग बना लिया है, जिसे अब वो वापस कतई नहीं करेगा किसी भी हालत में। और जहां तक यूक्रेन की बात है, जब युद्ध शुरू हुआ तब से लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहते आए हैं कि ये अगर मैं राष्ट्रपति होता मैं ये युद्ध होने ही नहीं देता। और जैसे मैंने पहले बताया, अमेरिकी नागरिकों का गुस्सा भी है कि उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो जहां तक यूक्रेन की बात है, डोनाल्ड ट्रंप जो यूक्रेन को मदद मिल रही है पैसे और हथियार पे, उसमें वो बहुत भारी कटौती करेंगे और यूक्रेन के पास कोई चारा नहीं रहेगा बजाय सीज फायर करने के लिए। अभी कुछ हफ्ते पहले ही जो जोसेफ स्टोल्टनबर्ग थे, जो नाटो के पहले मुखिया थे, उन्होंने कहा था कि यूक्रेन ज्यादा देर तक ये युद्ध नहीं लड़ पाएगा। हम रूस से हारे नहीं हैं, लेकिन हम सारे जानते हैं रूस और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते अच्छे हैं, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते अच्छे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जेलेंस्की कतई पसंद नहीं है। तो ये युद्ध ज्यादा चलेगा नहीं, शपथ लेने के बाद ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आपने पूरी बात कही सोडी साहब, लेकिन मैंने तो बड़ा छोटा सा सवाल किया था कि किसके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, रूस के लिए या यूक्रेन के लिए? आपने सब कुछ कहा, पर सीधे तौर पर मुझे ये नहीं बताया कि ये फायदा किसका ज्यादा रहेगा। फिर दोहराता हूं, किसका फायदा ज्यादा? डॉक्टर साहब, आज की तारीख में तो फायदा रूस का है, क्योंकि यूक्रेन की 17% जमीन पे उसका कब्जा है और वो तो सोडी साहब, मेरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये ट्रंप की अनौपचारिक जीत पर बधाई जेलेंस्की के द्वारा दी गई है, अभी तक व्लादिमीर पुतिन की बधाई नहीं आई। इस बार थोड़ा रोशनी दीजिए ना। जेलेंस्की बड़े खुश हुए हैं, उन्होंने संदेश भेजा है, मेरी अभी आपसे मुलाकात हुई थी, मैं बड़ा खुश हूं आपकी जीत से। व्लादिमीर पुतिन खामोश हैं, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, जहां तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बात है, उन्होंने बधाई इसलिए नहीं दी क्योंकि हमें पता है कि चुनाव के कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा एक आरोप लगा था रूस पे कि वो अमेरिकी चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और कई वहां पे बम भी मिले, जिसमें वहां की खुफिया एजेंसीज ने कहा कि उसका रूस के साथ है। तो इसलिए पुतिन बहुत ठहराव से चल रहे हैं। वो कोई दुनिया को दिखाना नहीं चाहते कि वो ज्यादा खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत से। वहां पे दूसरे हाथ से जेलेंस्की को पता है कि ये जो युद्ध अब ज्यादा लंबा चलना नहीं है। अगर उनके जो अच्छे रिश्ते जो बाइडेन के साथ थे, अब वो कोशिश करें कि मेरे ट्रंप के साथ भी हो ताकि मेरे को पैसे मिलते रहे, मैं युद्ध को जारी रखूं, लेकिन अंदर से वो भी जानते कि युद्ध ज्यादा दिन चलेगा नहीं। तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। कुल मिला के युद्ध की दृष्टि से एक शांति की उम्मीद विश्व पटल पर आ रही है ट्रंप की जीत के साथ में। अब ब्रह्मदीप अलूने जी मेरे साथ में हैं। उन्होंने साहब आपसे जानना है भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर। ट्रंप बयान कुछ देते हैं, कार्रवाई कुछ कर देते हैं। भारत के साथ अपने रिश्ते बहुत मधुर बताते हैं, हाउडी मोदी अमेरिका में कराते हैं, गुजरात में हम नमस्ते ट्रंप कर जाते हैं, पर हमारे सामान पर टैक्स ट्रंप लगा देते हैं और हमने टैक्स लगाए हैं तो उसमें अपनी नाराजगी दिखा देते हैं। क्या देखते हैं आप? अब ट्रंप फिर आ रहे हैं, क्या करेंगे हमारे साथ? डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपके कार्यक्रम में शामिल करने के लिए और आपके शानदार सवालों का मैं मुरीद रहा हूँ हमेशा जी। देखिए, मैं बेपनाह बेइंतहा बेखौफ हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं ट्रंप हूँ। मतलब आप राष्ट्रवाद का जो नारा है उसको उभारिए और सत्ता में आ जाइए।
तो ट्रंप ने बहुत ही शानदार तरीके से जो जीत हासिल की है, और ट्रंप जिस प्रकार से अमेरिकन लोगों की पसंद बने हैं, लगभग वैसे ही मोदी जी भी भारत के लोगों की पसंद है। तो जब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि दोनों की समान जो अपने अपने देशों के लिए जो भी हो, लेकिन दोनों में बहुत सारी समानताएं नजर आती है, क्योंकि वो अमेरिकन फर्स्ट को कहकर आते हैं। हमारे मोदी जी भी लाजवाब भारत और खुशहाल भारत को लेकर आते हैं। तो भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले जितने भी साल रहे, इवन आजाद भारत में भी तो अविश्वास रहा है भारत और अमेरिका के संबंधों में। जैसे बाइडेन मोदी जी के गले मिलते हैं और फिर मानव अधिकारों को लेकर कनाडा के साथ मिल जाते हैं, मतलब भारत के साथ कैसे संबंध होंगे वो डेमोक्रेट के दौर में बहुत ही अविश्वास बना रहा। लेकिन जो ट्रंप है वो भारत के लिए अच्छे इससे साबित होंगे, क्योंकि वो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान को मदद क्यों दें, पाकिस्तान तो आतंकवादियों का देश है। वो कहते हैं कि चीन के खिलाफ हम भारत को खड़ा करेंगे। वो कहते हैं कि एशिया प्रशांत केंद्रित नीति में भारत हमारे लिए टॉप पर होगा। और फिर ट्रंप चाहे या न चाहे, लेकिन भारतीयों की जो काबिलियत है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट में 35% आप काम करते हैं, मतलब किसी भी देश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च, विज्ञान, ये बहुत बड़ी चीजें होती है। नासा में तकरीबन 35-36% भारतीय हैं। 22-23 हजार हमारे जो शिक्षक है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। तो कुछ भी कहिए, हम विश्व गुरु है या नहीं है यह तो नहीं पता, लेकिन हम अमेरिका के गुरु जरूर हैं। और हमको इसलिए आशंकित नहीं होना चाहिए भारतीयों को, क्योंकि वो तो अवैध प्रवासियों की आलोचना करते हैं, तो हम भी घुसपैठियों के खिलाफ हैं। हमारे विद्यार्थियों को तो कोई वहां जाने से रोक नहीं रहा है। और जहां तक रोजगार की बात है, तो फिर हम आत्मनिर्भरता के इतने दावे करने लगे हैं कि हम अपने देश में ही रोजगार उत्पन्न कर देंगे। तो भारत सबसे ज्यादा जिन देशों से परेशान रहता है या जिन देशों से सबसे ज्यादा चुनौती मिलती है, उसमें चीन और पाकिस्तान है, तो उसके खिलाफ भारत है। अब दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण भारत के पक्ष में ट्रंप का आना मुझे नजर आता है कि भारत को लेकर अमेरिका की आशंका पुतिन और मोदी जी की दोस्ती या भारत और रूस की दोस्ती पर आशंकित हो जाता है अमेरिका। बाइडेन कुछ बोलने चलते हैं, ब्लिंकेन कुछ बोलते हैं, लेकिन अब पुतिन, और जो सवाल भी पूछा था आपने, पुतिन और जो ट्रंप के संबंध बहुत ही चुपके के दोस्त हैं। इतने अच्छे दोस्त हैं कि CIA आशंकित हो जाती है, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि मैं जेलेंस्की को भी समझा सकता हूं और मैं पुतिन को भी समझा सकता हूं। शायद अमेरिकन इतिहास में ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं होगा जो सोवियत संघ या वर्तमान रूस के बारे में ऐसा दावा कर दे। तो भाई जब ट्रंप को पुतिन से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भारत की जो नियंत्रण और संतुलन की नीति है वो तो चल निकली है। तो मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो बहुत ही मजबूत होंगे, रणनीतिक संबंध ज्यादा मजबूत होंगे। चीन पर निश्चित तौर पर दबाव बढ़ेगा। भारत के जो खासकर पड़ोसी देश है बांग्लादेश, की जो अंतरिम सरकार है, जो अलगाववादियों के साथ कहीं न कहीं भारत की सुरक्षा का संकट उत्पन्न कर रही थी, तो उस बांग्लादेश को भी संदेश गया है, क्योंकि अंततः तो ब्रह्मदीप जी, कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ भारत की संभावनाएं बहुत बेहतर देख रहे हैं। मुझे आना है गणेश खड़जी के साथ, लेकिन मैं बात करूंगा यशवंत देशमुख जी से, क्योंकि यशवंत देशमुख जी को एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना है। तो यशवंत जी, आपसे जानने में मुझे दिलचस्पी अभी यह है कि भारत में बैठकर तो हम बड़े उत्साहित हो रहे हैं, हमारे ट्रंप आ गए। हालांकि कमला हैरिस आती तो भी हम इतने ही उत्साहित रहते, क्योंकि कमला भारतीय हैं, हम कई मंदिरों में पूजा करवा रहे थे, उसकी खबरें भी दिखवा रहे थे। हम हर बात में खुश हो लेते हैं। अभी हम इस बात में खुश हो लेते हैं कि ट्रंप के साथ में जो उपराष्ट्रपति हैं वेंस, उनकी पत्नी भारतीय है, उषा जी। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम ही वहां पहुंच रहे हैं। पर आपसे जानना यह है, भारतीयों को मतलब होता है कि भाई हमारी अमेरिका में हालात कैसे रहने वाले हैं। H-1B वीजा के संदर्भ में भारतीय प्रोफेशनल्स बड़े उत्साहित रहते हैं, वो मिल जाए। ट्रंप ने पिछली बार बड़ा परेशान किया था हमको इस मुद्दे पर, इस बार लेकिन ट्रंप साहब ने इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे पे एक बात बहुत क्लियरली बोली कि जिन लोगों को वीजा मिलना चाहिए लीगली, उन्हें जल्दी देना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो 17-17, 20-20 साल लंबी ग्रीन कार्ड की वेट लिस्ट है, यानी जो वैज्ञानिक यहां काम कर रहे हैं बड़े संस्थानों में, वो 20-20 साल, 17-17 साल की वेट लिस्ट पे पड़े हैं, उनका ग्रीन कार्ड नहीं हो रहा है।
लेकिन डंकी रूट से कोई चला जा रहा है तो वो वहां पे आराम से रह सकता है। और सच्चाई यह है कि अवैध तरीके से डंकी रूट से अगर कोई भारतीय भी वहां जाता है तो उसको वापस भेजा जाए या उसको वहां नहीं रहने दिया जाए तो इस बात पे किसी भारतीय को कोई आपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि सच्चाई वहां पे यह है कि बड़ी तादाद में जो भारतीय गए हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी मेहनत के बूते गए हैं। 60 के दशक में जो ब्लू कॉलर वर्कर गए थे उनके बच्चे आज व्हाइट कॉलर वैज्ञानिक से लेकर के डॉक्टरों से लेकर हर सारी जगहों पे मौजूद हैं। सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सीईओ सारे भरे हुए हैं। और उस तरीके के क्लास को जो मेहनत से अमेरिका की सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है हिमांशु जी, उनको अगर लीगली जल्दी यहां पे रहने को मिले, ये बात अगर ट्रंप करते हैं तो बात सबको बात समझ में आती है। अच्छा, एक और पहलू पे आपकी दृष्टि चाहिए यशवंत जी। जो पिछले कुछ समय से अमेरिका में चुनाव होते थे उसमें राष्ट्रपति का चुनाव कोई जीतता था, लेकिन वहां के जो दोनों हाउस है उसमें बहुमत को लेकर एक द्वंद्व रहता था। जो राष्ट्रपति बनता था पता चला कि सीनेट में उसका बहुमत नहीं है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उसका बहुमत नहीं है। कई बार ऐसा आ जाता है कि बजट ही पारित नहीं हो रहा है, पूरा कामकाज ठप होने का अंदेशा। पर इस बार जो रुझान आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ही चुनाव एक तरफा नहीं जीत रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों में ही रिपब्लिकन पार्टी को साफ बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मेरे पास आंकड़े उसके अंतर्गत लगभग बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं। सीनेट में तो बहुमत आ चुका है, 51 सीटें जीत चुके हैं, 42 में डेमोक्रेट हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप अतीत के कुछ सालों के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें संसद में भी बहुमत हासिल है और स्वयं तो वो शक्तिशाली है ही राष्ट्रपति की हैसियत से? जी बिल्कुल, ये होने वाला है और ये 2 साल अभी रहने वाला है, क्योंकि वहां के संसद जो है उसका कार्यकाल केवल 2 साल का है। जो एक बार मिड टर्म जब होगा 2 साल बाद, उसमें जीते हुए राष्ट्रपतियों के साथ में अक्सर ये होता है कि अगर वो हाउस कैरी करते हैं तो 2 साल में अगर निर्णय अच्छे नहीं लिए तो 2 साल के अंदर ही वो सेनेट और उसके जो हाउस है उसको मेजोरिटी को खो बैठते हैं। तो 2 साल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ट्रंप के लिए कि वो अपने वादे पूरे करें, अपनी चीजों पे ऐसे ठसक के साथ में काम करें जो जनता उनसे अपेक्षा रखती है। लेकिन अंत में घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप युद्ध के खिलाफ हैं, ऐसा उन्होंने बार बार बोला। क्या वो युद्ध, क्योंकि ट्रंप मूलतः बिजनेसमैन है हिमांशु, जो बिजनेसमैन होते हैं हिमांशु जी, उनको एक बात बहुत साफ पता होती है कि अगर आप युद्ध के धंधे में नहीं है तो युद्ध सारे धंधों के लिए बड़ा खराब है। युद्ध के धंधे में जो है केवल उनको ही युद्ध पसंद है, बाकी इसके अलावा किसी को भी युद्ध पसंद नहीं आता। तो मुझे लगता है कि बिजनेस करने वाली कम्युनिटी को यह बात समझ में आती है कि ब्रॉडली स्पीकिंग युद्ध के बजाय घर के मोर्चे पर घर की आर्थिक स्थिति पे ध्यान दिया जाए, उसको किया जाए। भारत के और हमारे मतलब अगर ट्रंप के आने से मैं आपको ये बोलूं कि भारत के लिए बेहतर है तो ये अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि फिलहाल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, चीन, इन दोनों मुद्दों के ऊपर हमारे अलाइनमेंट ट्रंप के साथ में, जो उनका अभी तक घोषित अलाइनमेंट है उसके साथ में रहा है। रशिया के मुद्दे पर अमेरिका में तो उनको बोला ही जाता है कि वो प्रो रशिया है, तो मुझे लगता नहीं कि उस मुद्दे पर कोई हमको बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त होने की दिक्कत आएगी। और उम्मीद करते हैं कि जो ये बांग्लादेश में जिस तरीके का तख्ता पलट हुआ ना, और उसके लिए तमाम सुबुगाहट होती रही है कि क्यों और कैसे चीजें हिलाई डुलाई गई, कम से कम ये मिस एडवेंचर थोड़े से कम होंगे। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि 32 महीने से परेशान चल रहे थे हम चीनी की सीमा पर, मामला बनता ही नहीं था, बैठ के होती थी। अचानक खबर आई, बात बन गई, और बात भी ऐसी बनी कि दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने मोर्चों पर वापस भी लौट गई। समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हुआ। क्या समझ में आ गया था चीन को कि ट्रंप आ रहे हैं, और ट्रंप आ रहे हैं तो उस समय हालात बदलें और तब हम अपने पोजीशन को बदले, उससे पहले बदल लें ताकि संदेश ठीक जाए। दूर की कौड़ी लगती है या नजदीक की कौड़ी लगती है यशवंत जी आपको? लगता है कि चीन पे तो खैर वैसे भी हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। आज वो गए पीछे, कल आगे आ जाएंगे, उनके बात का तो कोई यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शायद इस बात का उनको भी एहसास होगा कि उन्होंने ये सारे पंगे बिना मतलब के लिए मंच जी। कारण ये है कि आप नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं या विपक्ष में, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तो श्रेय आपको देना होगा कि पिछले 10 सालों में बेंड ओवर बैकवर्ड हुए। शुरुआत के 8 सालों में उन्होंने चीन को एकोमोडेट करने के लिए जिस तरह से द्विपक्षीय वार्ताएं उन्होंने सीरीज से की, लेकिन
चीन का अपना खुमार, अपनी दादागिरी अलग तरीके से उनको है कि नहीं नहीं हम तो दादा की तरह बिहेव आएंगे। मुझे लगता है कि शायद कहीं पे उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि चीन को कि सारे मोर्चे एक साथ नहीं खोले जा सकते, और फिलहाल भारत के साथ में हाथ मिलाने में बेहतरी। और जहां तक अपना सवाल है डिप्लोमेसी का, तो एक ही उद्देश्य होता है हिमांशु जी कि हम अपना हित देखें, अपना स्वार्थ देखें। हमको चीन से लड़ाई नहीं करनी। हमारी समस्या भी अमेरिका के साथ में यही रही है। बांग्लादेश का तख्ता पलट भी आप जानते हैं जिस कारण से हुआ, उसके पीछे क्या बातें रही हैं कि हम चीन से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर चीन से अगर प्रॉब्लम होती है तो हम अपने आंगन में लड़ाई नहीं करना चाहते। अमेरिका की इच्छा ये रही है कि चीन से दो दो हाथ किया जाए और भारत के आंगन में किया जाए। अरे भाई साहब, आपको दो दो हाथ करना है तो अपने आंगन में कीजिए, कहीं और जाके कीजिए। हम अपना घर क्यों दे सिर्फ डबल करने के लिए? तो हमारा स्वार्थ तो केवल इसमें है, एक डेवलपिंग मुल्क के नाते, कि हम भी अपने बिजनेस पे ध्यान दें, अपनी भारत और पाकिस्तान में ये अंतर रहना भी चाहिए। पाकिस्तान अपनी जमीन उपलब्ध करा सकता है दूसरों के हितों के संदर्भ में, पर भारत ये क्यों कराए? पर गणेशगढ़ जी, आपके पास आते समय मेरे पास सवाल ये है कि हम अमेरिका को जो है ना, वो चिराग का जो जिन है ना वैसा मानते हैं। अमेरिका हाथ लगा देगा तो हम सारी समस्याओं से उबर जाएंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी, रोजगारों की बाढ़ बह जाएगी, पैसा पैसा डॉलर के रूप में दिखेगा। ये यशवंत जी हमको समझा रहे हैं कि वो अमेरिका में जो चुनाव हुआ है ना, उसमें बेकारी बड़ा मुद्दा है, मतलब बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भुखमरी मुद्दा है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग महंगाई से परेशान है। भाई हम जिससे संदर्भ में सोचते हैं कि हमारी भुखमरी दूर हो जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, उसके अपने यहां पर इतने गरीब लोग हो गए हैं। थोड़ा बात समझ में नहीं आती, आप समझाओ ना, आप तो वही बैठे हो, ऐसा क्या है? तो गलत धारणा है कि अगर अमेरिका किसी को हाथ डालता है तो उसकी भुखमरी खत्म हो जाएगी। ये डेफिनेटली लाइक आर्थिक जो फाइनेंशियल पैकेज अमेरिका देता है कंट्रीज को, अपने हमारे यहाँ अमेरिका में अभी कुछ साल से इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसका जस्ट द रीजन, मल्टीपल रीजन है। आपको जैसे पता है ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है, इतने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट कारण बहुत सारे जो यूएस की इकोनॉमी जो रॉ मटेरियल चाइना पे डिपेंड है उसमें भी बहुत सारे डिले हैं, और सिप एक्सपोर्ट भी बहुत जहां पर इम्पैक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजन कारण यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। जैसे अभी मैं हिमांशु जी आपको बताता हूँ, जो 4-5 साल पहले अगर आप घर लेते हैं तो घर का जो मॉर्गेज लोन था वो 2.5% था। अभी आज के डेट में अगर आप घर खरीदते हैं तो दैट 6.7%। तो और बाकी जो सर्विस इंडस्ट्री है दे आर ऑल्सो चार्जिंग मोर जस्ट बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर इन्वॉल्व हियर। तो डेफिनेटली अभी जो सिचुएशन है अमेरिका का, इट्स नॉट वर्स्ट, बट हाँ अभी फेवरेबल नहीं है एज ए रेसिडेंट्स के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ यहाँ का इन्फ्लेशन को कम किया जाए, सो दैट एक आखिरी सवाल है गणेशगढ़ जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है इन सारी मुश्किलों से निकाल देंगे, पर जब हम डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये आदमी तो खुद ही अपनी कंपनियों को दिवालिया करके बैठा है। बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े व्यापारी हैं, पर ऐसे व्यापारी हैं जिनकी अपनी कंपनी दिवालिया हो जाती है। तो ये बड़ा विरोधाभास है, थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। एक दिवालिया आदमी अमेरिका के लोगों की दो बार पसंद कैसे बन गया? जी यहाँ पर दिवालिया होना इज अ कॉमन थिंग हेयर। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज भी बैंकरप्सी फाइल करती है। सो जब आपका मल्टीपल बिजनेस होता है तो डेफिनेटली लाइक सम टाइम यू हैव टू शट डाउन योर बिजनेस। बट डोनाल्ड ट्रंप जी का जो मेन चीज जो आने का, जो यहाँ के जो रेसिडेंट्स ने उनको जो वोट दिया, उनका बहुत बड़ा जो फैक्टर है जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिका फर्स्ट जो उनकी नीति है। अमेरिका को आगे लेके जाना चाहते हैं, और अमेरिका के जो नेटिव लोग हैं उनको सपोर्ट किए कि अभी क्या राइट विंग, जैसे कि पहले भी बात हुआ था इसमें कि जहां इतने सारे कंट्री 60 कंट्रीज में इलेक्शन हुआ, वो सारे कंट्री जो राइट अप्रोच वाले नेता को ज्यादा फेवर कर रही है, उनको सपोर्ट करती है। जैसे हमारे इंडिया में भी मोदी जी भारत के लिए बहुत कुछ करते हैं, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चलाते हैं। उसी प्रकार आज का जो रुझान है, वर्ल्ड का जो रुझान है, जो कंट्री के लिए बात करता है, कंट्री की इकोनॉमी के लिए, कंट्री के प्राइड के लिए बात करता है, लोगों के सामने उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। तो डेफिनेटली लाइक ट्रम्प जी बिजनेसमैन है, बहुत सारे उनके बिजनेस हैं शट डाउन हो रहे हैं, बट स्टिल लाइक रेसिडेंट्स दे डोंट केयर कि एज लॉन्ग एज ही कैन ब्रिंग द चेंज, ही कैन मेक अमेरिका प्राउड। सो उम्मीद है अभी भी उनके साथ बंधी हुई,
लेकिन सोडी साहब, आपको उम्मीद है कि ट्रंप ने कहा है हम किसी युद्ध में नहीं पड़ेंगे, पर इतिहास तो कुछ और बता रहा है। इजराइल का हमास के साथ टकराव या हिजबुल्लाह के साथ टकराव इतना बड़ा विषय नहीं है जितना आने वाले समय को लेकर आशंका ईरान के साथ टकराव को लेकर है। और ईरान के प्रति ट्रंप के मनोभाव किसी से छुपे हुए नहीं है। क्या कहते हैं आप? जो युद्ध अभी तक हो नहीं पाया, ट्रंप के आने के कारण इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो तो ना जाएगा सीधे तरीके से, जो अभी दाएं बाएं से चल रहा था हमास और हिजबुल्लाह के रूप में। डॉक्टर हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और 2016 में वो आए, तब उन्होंने 2015 की जो अमेरिका और ईरान की जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी, उन्होंने आते सार पहली जो चीजों में कुछ किया, उन्होंने उस ट्रीटी को रद्द कर दिया। और जो वो पहले कार्यकाल में रहे वो ईरान के एक कट्टर दुश्मन की तरह रहे। और जनवरी 2020 में उन्होंने जनरल सुलेमानी को भी मरवा दिया, जो कि ईरानी सेना के एक सीनियर अफसर थे। लेकिन जब वो इलेक्शन हार गए और उसके बाद उन्हें जो एहसास हुआ, उन्होंने कई बारी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि अगर मैं सत्ता में दोबारा आया तो मैं ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करूंगा। और वो ये भी कहते रहे कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं इजराइल हमास का युद्ध नहीं होने देता, क्योंकि अमेरिका जिस आर्थिक स्थिति में गुजर रहा है वो पहले से बहुत फर्क है। पहले अमेरिका के पास बेशुमार पैसा था, कई सालों तक वो एक यूनिलैटरल सुपर पावर थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में रूस भी सुपर पावर के रूप में उभरा और चीन भी सुपर पावर के रूप में उभरा। तो अमेरिका का जो एक होल्ड था दुनिया पे वो आस्ता आस्ता कमजोर होता गया। और यही कहीं डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता हारने के बाद एहसास होने लगा कि अब अगर मैं दोबारा आऊंगा तो मैं फोकस अपने डोमेस्टिक इश्यूज पे करूंगा। तो डॉक्टर साहब, मेरे को लग रहा है कि जब ये शपथ लेंगे दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति की, ये ईरान के साथ एक कन्फ्रंटेशन का एक अप्रोच नहीं रखेंगे। वो चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट में शांति हो। और यही कारण है कि इजराइल पे भी वो आस्ता आस्ता दबाव बनाएंगे कि मिडिल ईस्ट में शांति हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जो बाइडेन की तरह कई बार बोल चुके हैं। एक छोटा सा सवाल है सोडी साहब, आर्थिक पहलू बहुत बड़ा पहलू है और अमेरिका की हथियार कंपनियों का धंधा भी अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण। हम तो देखते हैं जब भी राष्ट्रपति दौरे पे जाते हैं, अमेरिकन कंपनियों के, हथियार कंपनियों के तमाम बड़े बड़े अधिकारी मालिक भी साथ में आते हैं। अगर युद्ध ही नहीं होंगे तो एक और मंदी का शिकार तो नहीं हो जाएगा अमेरिका? कितने लोगों का रोजगार चलता है इन सब के माध्यम से? क्या कहते हैं आप? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। दुनिया की 10 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित हैं और वो बहुत एक पावरफुल लॉबी है, जो कि दुनिया में अब तक अमेरिका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1776 जब से आजाद हुआ तब से लेके आज तक 2001 युद्धों में अमेरिका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा ले चुका है। तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है। लेकिन यही चीज को डोनाल्ड ट्रंप बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आज भी अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि अमेरिका में अब पढ़े लिखे लोग कम है, अमेरिका में अब वो रिसर्च वाले लोग कम है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गई है, क्योंकि आस्ता आस्ता पिछले कुछ दशकों में सब कुछ जो अमेरिका में होता था वो आस्ता आस्ता चीन में चला गया। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा अमेरिका में रिसर्च को बढ़ाना, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, अमेरिका को किसी तरह चीन से आर्थिक नजरिए से दूर करना, ताकि जो उनका चुनावी वादा है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, वो उसको काफी हद तक वो उसे पूरा कर सके। तो ब्रह्मदीप अलूने जी, अब मैं आपके पास में आता हूं आखिरी दौर की बातचीत के लिए और दूर की कौड़ी के साथ में आपके साथ में आता हूं। देखो, आज के परिणाम के साथ अमेरिका ने 4 साल के लिए अपना राष्ट्रपति पा लिया। पर आप ये बताओ ब्रह्मदीप अलूने जी, क्या आप मेरे आकलन के साथ में हो कि आज अमेरिका ने तो राष्ट्रपति पा लिया और रिपब्लिकन पार्टी ने अगले चुनाव के लिए उम्मीदवार पा लिया? आशय मेरा यह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिया। डोनाल्ड ट्रंप का यह आखिरी कार्यकाल है। अमेरिका का कानून एक व्यक्ति को 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बने रहने देता। क्या रिपब्लिकन पार्टी की ओर से 2028 में टेस्ला के मालिक एलन मस्क प्रत्याशी होंगे? क्या कहते हैं ब्रह्मदीप अलूने जी?
देखिए, ट्रंप के मामले में डॉक्टर साहब बहुत अविश्वसनीय है। ट्रंप कानूनों को बदल भी सकते हैं, मतलब ट्रंप जो है वो अमेरिका के संविधान को बदल भी सकते हैं। ट्रंप इतना मादा रखते हैं। बेशक आपका सवाल बड़ा लाजवाब है और शानदार है, लेकिन ट्रंप बहुत अविश्वसनीय पर्सन है। लेकिन हाँ, जो अमेरिकन समाज है, जो जिस पर चिंता व्यक्त की गई है कि अमेरिकन समाज विभाजित होगा, तो इन 4 सालों में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी जो मिल सकती है, जो अंततः ट्रंप के खाते में जो अभी बहुत सारे सकारात्मक चीजें दिख रही है, हो सकता है कि 4 सालों के बाद वो सकारात्मक चीजें नकारात्मकता में बदल सकती। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो है वो श्वेत क्रुद्धों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो गुस्से में श्वेत, वो कौन रहते हैं? वो गांव में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को ज्यादा से ज्यादा मत दिया था। ट्रंप किनका ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं? जब ऐसा लगता है कि दुनिया भर में जब रंग भेद और लिंग भेद को लेकर मानवाधिकार संगठन जब खड़े होते हैं, बहुत सारी आलोचनाएं होती है, इवन ईरान की आलोचना हो रही है, लेकिन वहीं पर जो ट्रंप है, उनके जो नीतियां हैं, वो कहीं न कहीं महिला विरोधी नजर आती है। तो ऐसे में यह जो 4 साल है, ये बहुत सारी चीजें तय करेंगे, क्योंकि अब ट्रंप के सामने एक चुनौती होगी कि डॉलर कूटनीति को कैसा मजबूत करते हैं, क्योंकि युआन कूटनीति उनको आंख दिखा रही है। मेरे सवाल से थोड़ा डेविएट हो रहे हैं ब्रह्मदीप जी। मेरा सवाल था एलन मस्क के रूप में संभावना को लेकर, उसमें थोड़ा रोशनी दीजिए ना, मेरे पास समय सीमित। एलन मस्क ने इस राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया, और आज अपने भाषण में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी का जिक्र किया तो केवल ट्विटर के मालिक, टेस्ला के मालिक एलन मस्क का जिक्र किया, और बहुत जबरदस्त तरीके से जिक्र किया। एलन मस्क भी करिश्माई शख्सियत हैं। क्या आप उनको राष्ट्रपति के तौर पर ना सही 2028 में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं? मुझे लगता है ये कहना मुश्किल है हिमांशु जी, इसलिए क्योंकि एलन मस्क जो है वो एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन वो राजनीतिज्ञ नहीं है। और इन 4 सालों में एलन मस्क अचानक रिपब्लिकन पार्टी के लिए उम्मीदवार बन जाए तो बहुत सारे ऐसे नेता रिपब्लिकन पार्टी के होंगे जो लंबे समय तक उसमें काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एलन मस्क को जो हो सकता है कि चुनाव में बहुत सारी मीडिया का फायदा मिला हो सकता है कि पैसे का फायदा मिला हो, और निश्चित तौर पर एलन मस्क ने माहौल तो बनाया है जब वो खुलकर ट्रंप के सामने खड़े हो गए। और ट्विटर को लेकर जो ट्विटर का प्रभाव है, जो सोशल मीडिया का प्रभाव है, तो एलन मस्क जैसे शख्स का किसी कैंडिडेट के साथ खड़े हो जाना अमेरिका के, ये बहुत अभूतपूर्व घटना है, इसका फायदा मिला होगा। लेकिन मुझे यह कहने में जल्दबाजी होगी कि एलन मस्क रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ये जल्दबाजी होगी ये कहना है ब्रह्मदीप अलूने का। लेकिन अगर हम आज के इस विश्लेषण पर बात करें तो एक बड़े बदलाव की और संकेत मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ। सबसे बड़ा वैश्विक बदलाव यह है कि जो युद्ध के बादल छाए हुए हैं दुनिया पर, तीसरे विश्व युद्ध की आहट क्या अंदेशे जो लोग जताते थे, ट्रंप के आने के साथ उम्मीद बंधी है कि शायद ऐसे हालात अब नहीं रहेंगे। जो युद्ध लंबे समय से चलते हुए हम देख रहे हैं मध्य पूर्व एशिया में या रूस और यूक्रेन के बीच में, शायद वो किसी समाधान पर पहुंचेंगे। अमेरिका के संदर्भ में उम्मीद बनती है कि एक नया बदलाव का दौर शुरू होगा और शायद अमेरिका अपने आप को विश्व प्रतिस्पर्धा के स्तर पर कहीं ज्यादा बेहतर स्वरूप में प्रस्तुत कर पाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप केवल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीते बल्कि संसद में भी उनकी पार्टी बहुमत को पाने में सफल हो रही है। और तीसरी बात भारत के संदर्भ में निकलकर ये आती है कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ पहले से और बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं इस परिणाम के साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस रोचक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद, सादर प्रणाम।